बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की कि न्यूक्लियस के अंदर जो हमने देखा कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो उससे हमारा क्या मतलब है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सारी टर्म्स आपने हो सकता है सुनी हो। तो इन्हीं टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जैसे कि हमने न्यूक्लियस में देखा कि न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सेल के अंदर जितनी भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके डीएनए में स्टोर होती है। एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कई सारी मूवीज़ हैं, मेरे पास कई सारी मूवीज़ हैं, हॉलीवुड हो गई, बॉलीवुड हो गई, इंग्लिश मूवीज़ हो गई, हिंदी मूवीज़ हो गई। मेरे पास जितना भी ये मटेरियल है, जितना भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, तो मुझे अगर इसको एक जगह पे सारा इकट्ठा करना हो, एक जगह पे इसको सारा स्टोर करना हो, तो मैं किस में स्टोर करूँगी। कोई एक ऐसी चीज़ मुझे चाहिए जिसमें मैं इसे स्टोर कर सकूँ, ताकि मुझे जब चाहे जो डेटा मुझे चाहिए मैं उधर से वो डेटा उसमें से ले लूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक डीवीडी प्लेयर लिया, सीडी प्लेयर लिया, और मैंने अपनी जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी, जितना भी अपनी सारी मूवीज़ थी, वो सारी की सारी मैंने वो डीवीडी में स्टोर कर दी। अब जब भी मुझे कोई मूवी चाहिए होगी मैं वो डीवीडी में से ले लूँगी। तो ऐसे ही जब हम सेल की बात करते हैं, एक लिविंग सेल की बात करते हैं, तो एक लिविंग सेल में भी जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी सारी प्रोसेसेस कंट्रोल होती हैं, तो वो किस में कंट्रोल होंगी, वो सारी किस में स्टोर होंगी। तो उसके लिए कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए, हम बोलते हैं कि हाँ वो सारी इन्फॉर्मेशंस न्यूक्लियस में स्टोर होती हैं। सेल की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या सेल का जितना भी फंक्शन है वो सारा न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल होने के लिए हमें चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास कुछ एक ऐसी सब्सटेंस हो, कुछ एक ऐसा मटेरियल हो जिसमें हम वो स्टोर कर सके। जैसे मेरे पास अगर डीवीडी होगी तभी तो मैं अपनी उसमें मूवीज़ और अपने सारे कंटेंट स्टोर कर सकती हूँ। तो ऐसे ही न्यूक्लियस में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जितनी सारी फंक्शन जो है वो जो कंट्रोल करता है, उसके लिए सेल के न्यूक्लियस में नेचर ने एक सब्सटेंस को प्रोवाइड किया है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी काफ़ी फेमिलियर स्ट्रक्चर होगी, जो आप अक्सर देखते भी हैं हम कि डीएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी 2 स्ट्रैंड्स डीएनए में होती हैं और डीएनए के बीच में ये बॉन्ड्स हैं जिससे मिलकर के ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। तो कुल मिला के ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम डीएनए बोलते हैं। और डीएनए जो होता है वो एक ऐसा मटीरियल है, वो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें सेल की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जितना भी सारा मटेरियल है इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। यानी जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाला जो मटेरियल है, दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो डीएनए है वो कितना लंबा है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी लंबी होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये अराउंड 2 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये है कि डीएनए जो कि ऑलमोस्ट 2 मीटर का है, वो एक ऐसी सेल में जिसको हम देख भी नहीं सकते, जो कि हम उसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इनविजिबल कह लो, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक सेल है, उसमें 2 मीटर का डीएनए जो है वो कैसे आया और कैसे वो उसमें स्टोर होता है और कैसे उसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। तो यही चीज़ को हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो इतना बड़ा जो है वो इतनी छोटी सी सेल में कैसे आ गया। तो जो हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे सपोज़ आपके पास एक रील का धागा है, एक थ्रेड है जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं। तो वो इतनी बड़ी जो थ्रेड है वो, अगर आपने कभी थ्रेड को खोल के देखा होगा तो वो कितनी लंबी होती है। लेकिन अगर हम उतनी ही लंबी किसी ऐसे ही स्टोर करेंगे तो वो सारी आपस में उलझ जाएगी और सारी की सारी आपस में ख़राब होकर के वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम इतनी लंबी सुई का जो धागा होता है, रील, उसको अगर मुझे एक छोटे से जगह में रखना है तो मैं क्या करूँगी कि उसको, वो जो रील का ढक्कन होता है मैं उसमें लपेट देती हूँ। और जब हम उसको लपेटते चले जाएंगे तो इतनी ही सी चीज़ में हम कितना सारा जो थ्रेड है उसको लपेट सकते हैं। और फिर हमें वो पूरा थ्रेड स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो जो हमने जिसमें लपेटा है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और वो काफ़ी पोर्टेबल भी होगा कि हम उसको कहीं से भी कहीं आसानी से ले जा सकते हैं।
तो वैसे ही जो इतना लंबा डीएनए होता है उसको भी जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें भी हम उसको रैप कर देते हैं, उसको किसी एक चीज़ में लपेट देते हैं, जिससे कि उसका जो सरफेस एरिया है, जो एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो एरिया कम हो जाए। तो ऐसे ही अब हम किस में उसको रैप करेंगे, किस में उसको फोल्ड करेंगे, तो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उस प्रोटीन में ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है हम इसको चारों तरफ ऐसे करके इसमें लपेट देते हैं, और जब लपेट देते हैं तो उसमें जो ये स्ट्रक्चर आती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटीरियल। तो क्रोमेटिन मटीरियल कोई अलग मटीरियल नहीं है, ये डीएनए ही है, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना है, और इसमें जो है ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, इसकी जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलती है। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जब हम नॉर्मल सेल को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो जो न्यूक्लियस के अंदर हमें मटेरियल दिखता है वो हमें क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है। क्रोमेटिन मटेरियल, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि फिर क्रोमोसोम्स क्या हैं। जब तक एक सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रही, यानी जब तक एक सेल जो है वो सिंगल है, ये कोई डिवीजन परफॉर्म नहीं कर रही, तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें जो मटेरियल दिखेगा वो हमें क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा। अब सपोज ये सेल को जो है वो डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ सेल से यहाँ पे क्या मतलब है कि एक सेल से दो सेल्स में आपस में फॉर्म हो जाना, एक सेल से दो सेल का बनना, एक सेल से अब हमारे पास यहाँ पे दो सेल्स बन गई। तो जब ये दो सेल्स बनी, दोनों सेल जो है वो आपस में सेम है, आपस में आइडेंटिकल हैं, तो ये दोनों सेल में सेम अमाउंट ऑफ डीएनए आएगा, सेम अमाउंट ऑफ जितने भी एक सेल के अंदर की स्ट्रक्चर्स है वो सारी आपस में इसमें आधी मतलब आपस में इक्वल जो है वो डिवाइड हो जाएंगी। तो उसके लिए जितनी भी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, जितना भी सारा स्ट्रक्चर होता है वो डुप्लीकेट करता है, मतलब वो अपनी एक और कॉपी बना लेता है। तो ऐसे ही जब क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल तो कितना लंबा और कितना कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है, तो अगर ऐसे ही ये डुप्लीकेट होगा, दो फॉर्म बनेंगे, तो जो ट्रांसफ़र है इनका एक सेल से ये पेरेंट सेल से जब ये प्रोजेनी में जाएगा तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जब एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये और भी ज़्यादा जो है वो कंडेंस होता है, और भी ज़्यादा सिकुड़ जाता है और एक ऐसी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हम एक सेल में कब देख सकते हैं, क्रोमोसोम हम एक सेल में तब देख सकते हैं जब वो सेल जो है वो डिवाइड कर रही होगी, एक सेल से दो सेल में या फिर जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स में फॉर्म होगी, वो डिवाइडिंग सेल में हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो हम क्रोमोसोम्स देखते हैं। तो क्रोमोसोम्स भी कोई एक अलग सी स्ट्रक्चर नहीं है, क्रोमोसोम्स भी क्रोमेटिन मटेरियल ही है। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब वो डीएनए ही है जो कि फर्दर कंडेंस हो गया, फर्दर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया और एक ऐसी स्मॉल यूनिट्स में अरेंज हो गया, जिससे कि अब जब एक सेल डिवाइड करेगी तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा, तो एक कॉपी इसमें चली जाएगी और एक कॉपी इसमें चली जाएगी। तो इस तरीके से जो डीएनए मटेरियल का ट्रांसफ़र है वो इजीली हो जाता है। तो ये क्रोमोसोम को अगर मैं स्टडी करूँ तो क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए ही है। तो अब बात आती है कि जीन्स क्या होते हैं। तो डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए जो है वो सपोज ये इतना लंबा डीएनए है, तो इसका वो सेगमेंट जो कि किसी एक फंक्शन को या फिर किसी भी एक कैरेक्टर को परफॉर्म करता है, वो उसका फंक्शनल जो पार्ट है, उस फंक्शनल पार्ट को हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं हम उस फंक्शनल पार्ट को, जीन। तो जीन जो है वो डीएनए ही है, डीएनए का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो उसका जीन होता है। जैसे सपोज ये वाला जो पार्ट है ये आई कलर कोड कर रहा है, कि आपने देखा होगा कि लोगों की आई कलर जो है वो कितनी वेरी करती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है। तो ये सारा क्या है, क्योंकि उनमें उस टाइप का जीन प्रेजेंट होता है, आई कलर का जीन प्रेजेंट होता है। तो डीएनए का ये वाला सेगमेंट जो कि किसी आई कलर को कोड करेगा, किसी आई कलर को फॉर्म करने में मदद करेगा, वो एक जीन हो गया। सपोज ये वाला डीएनए का जो फ्रेगमेंट है ये हेयर कलर को जो है वो कोड करता है कि किसी के बाल जो हैं वो ब्राउन होंगे या फिर सिल्की होंगे, लॉन्ग होंगे, कर्ली होंगे, जितनी सारी चीज़ें ये फॉर्म करेगा। ये डीएनए का पार्ट जो कि एक हेयर को उसके कलर प्रोवाइड करने में, उसको सिल्की बनाने में जो कोड करता है, इसको हम एक दूसरा जीन बोलते हैं, जीन 2, जो कि हेयर कलर में मदद करता है। तो डीएनए का कोई भी वो एक पार्ट जो कि किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करता है, वो फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए
दैट इज कॉल्ड जीन्स। तो हमने देखा कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए ही है, और डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एक वो मटेरियल जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन सेल की स्टोर होती हैं, जिसको हम एक कंट्रोल पॉइंट भी बोलते हैं। और जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए जो है ये काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट है, ईजिली जो है वो डैमेज नहीं होता। अगर सपोज डीएनए जो है, अगर हमने किसी सेल को हल्का सा हीट किया और उसका डीएनए ही डैमेज हो गया, तो वो सेल में कोई उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो अपना लाइफ स्पैन को उतना ज़्यादा परफॉर्म कर ले। तो एक जेनेटिक मटेरियल हमेशा वो मटेरियल होता है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड हो, जो कि हर एक सिचुएशन में जो है वो कैपेबल हो कि वो सर्वाइव कर जाए। तो डीएनए मॉलिक्यूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, ईजिली डैमेज नहीं होता, इसीलिए इसमें जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि डीएनए ही क्यों स्टोर करें ना, प्रोटीन भी स्टोर कर सकता है या फिर कोई और मटेरियल भी स्टोर कर सकता है, तो और मटेरियल जो है वो उतने स्टेबल नहीं है जितना कि डीएनए होता है। इसीलिए डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, क्योंकि हम हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है हम हमेशा ऐसी जगह स्टोर करना चाहेंगे जो कि काफ़ी सेफ हो और जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले, जो कि ईजिली डिस्ट्रॉय ना हो। तो डीएनए ही वो मटीरियल है जो कि काफ़ी स्टेबल होता है और काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग मटीरियल होता है, ईजिली इसमें चेंजेस नहीं आते। तो डीएनए में हम स्टोर करते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का वो पार्ट जो कि फंक्शनल है, जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम जीन बोलते हैं। डीएनए जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में अरेंज होता है। क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना होता है? वो प्रोटीन से मिलके बना होता है और डीएनए से मिलके बना होता है। क्रोमेटिन मटेरियल ही जब कोई एक सेल जो है वो डिवाइड करती है तो वही फर्दर जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स बना लेता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23 पेयर में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल हमें तब दिखेगा जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही, और क्रोमोसोम्स हमें तब दिखेंगे माइक्रोस्कोप में जब कोई एक सेल जो है वो डिवाइड करती है।